जाओ बिटिया, जाओ अपने ससुराल में खूब अच्छे से रहना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की देखभाल करना, सब सारे फर्ज अपने अच्छे से निभाना बिटिया। बेटी तुम आज तक यहाँ इस घर में रही बेटी बनकर, मैंने कभी भी तुम में और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं किया। भले ही मैं तुम्हारी चाची हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ। बेटा मैं जिंदगी में तुम्हारे सुख की कामना करती हूँ, भगवान तुम्हें मेरे हिस्से की भी सारी खुशियाँ दे दे। मेरी बच्ची। चाची मैं जानती हूँ आज तक आपने मुझ में और दिव्या में कोई फर्क नहीं किया है। हम दोनों को अपनी अपनी बेटी की तरह ही पाला है। चाची आप मेरे लिए भी मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी चाची। अरे बहन जी रोती कहे हैं? अरे जब आप कहेंगी तब आपकी बिटिया को ले आकर आपके घर में हाजिर कर दूंगी भाई। आप चिंता क्यों करती हैं? आपकी बिटिया कोई पराई थोड़ी ना हो गई है। अरे जैसे आप उसकी माँ हैं ऐसे ही मैं भी उसकी माँ हूँ। अरे बस एक घर छोड़कर दूसरे घर ही तो जा रही है, और वो भी कोई घर उसका पराया नहीं हो रहा है, बल्कि उसे तो दो दो घर मिल रहे हैं। जब दिल करेगा वहाँ रहेगी, जब दिल करेगा यहाँ चली आएगी। जी जी बहन जी, बहन जी अगर आप बुरा न माने तो मैं अपनी बिटिया से कुछ देर अकेले में बात कर लूं। अरे अरे हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, अरे आप ही की बेटी है। अरे शादी हो गई, हमारे घर की बहू बन गई, तो इससे क्या आपके सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल भाई बात कर लीजिए। हाँ मैं जरा विदाई की तैयारियां देख लेती हूँ। बिटिया वहाँ अच्छे से रहना, सबका ख्याल रखना। हाँ कोशिश करना कि तुमसे कोई गलती ना हो। हाँ ससुराल में अच्छे से रहना बेटा, कभी कोई शिकायत का मौका न देना उन लोगों को। हाँ जी चाची। दिव्या बेटा आ तू भी अपनी बहन से गले मिल ले, फिर ना जाने कभी तेरा इससे मिलना होगा। सौम्या मेरा तेरे बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। हमेशा की आदत हो गई है तेरे साथ खाने की, पीने की, सोने की, हर काम तेरे साथ करने की। मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? माँ वो मैंने सौम्या के लिए ना एक गिफ्ट खरीदा था, वो मैं बेड पर ही रखकर भूल आई। जरा वो ला दीजिए जिससे मैं सौम्या को दे सकूं, वरना मेरे गिफ्ट के बगैर ही सौम्या चली जाएगी। मैंने इसके लिए बहुत ही प्यार से खरीदा है। अच्छा अच्छा मेरी बच्ची। सौम्या तो अपने ससुराल में ना अच्छे से रहना। तेरे ससुराल में तुझे विदा कराने के लिए ना मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की है। मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है कि तू उससे शादी कर सके जिससे तू प्यार करती है। तुझे तेरे प्यार से मिलाने के लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत बड़ा त्याग किया है। ये तो क्या कह रही है? मेरी शादी के लिए चाचा चाची ने त्याग किया है? क्या किया है? तो मुझे सच सच बता, आखिर बात क्या है? नहीं मैं तुझे कह नहीं सकती, मम्मी पापा ने मुझे कसम दी है। अगर मैं तुझे बताऊंगी तो गलत होगा। बस तो ये समझ लेना कि मम्मी पापा ने तेरी शादी तेरे प्यार से करवाने के लिए ना बहुत बड़ा त्याग किया है। अब तुझे मेरी कसम है तो सच सच बता मुझे, आखिर बात क्या है? तो मुझसे कुछ नहीं छिपाएगी, समझी? तो मेरी बहन है, मुझसे कोई बात नहीं छिपाएगी। बता मुझे कि आखिर मम्मी पापा ने मतलब कि चाचा चाची ने क्या किया है? सौम्या वो वेद और उसके घर वालों ने शादी के लिए ना 25 लाख रुपए दहेज में मांगे थे, जो पापा ने एक प्रॉपर्टी बेचकर दहेज इकट्ठा करके उनको दिए हैं। घर गृहस्थी का जो सामान दिया, शादी में जो खर्चा हुआ सो अलग, और 25 लाख रुपए कैश दिए गए हैं तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे ससुराल वालों को और वेद को। ये तो क्या कह रही है? वेद ऐसा नहीं कर सकता, वो तो दहेज के खुद बहुत खिलाफ था और उसके घर वाले दहेज मांग रहे। ऐसा नहीं हो सकता, वेद ऐसा नहीं कर सकता। दिव्या हो सकता है तुझे कोई गलतफहमी हुई हो, ऐसा कुछ ना हुआ हो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पापा मम्मी को बात करते हुए सुना भी है। पापा ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हारी शादी के लिए दहेज इकट्ठा किया और वो सारा दहेज तुम्हारे ससुराल वालों को दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला और मैं तुम्हें बताना चाहती थी तो मम्मी पापा ने मुझे अपनी कसम दे दी, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता पा रही थी। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये बात मैंने तुम्हें बताई है ना, ये बात कहीं खुलने मत देना। अगर ऐसा हुआ ना तो मम्मी पापा मुझ पर बहुत नाराज होंगे, प्लीज। दिव्या कहाँ पर रखा है तूने गिफ्ट? मैंने तो जाकर देखा, तेरा पूरा कमरा देख लिया, चारों ओर कमरे में घूम आई, अपने भी कमरे में देख लिया, सौम्या के भी कमरे में देख लिया, कहीं पर भी मुझे कोई तोहफा नहीं दिखा। कहाँ रख दिया था तूने? वो माँ आई एम सॉरी, वो मेकअप किट थी, शायद मैंने पहले ही सामान में रखवा दिया। आई एम सो सॉरी माँ, मुझे लगा कि वो मेरे बिस्तर पर ही होगी। तू भी ना दिव्या बिल्कुल पागल ही होती जा रही है, अपनी बहन के बगैर न जाने ही तेरा गुजारा कैसे होगा। जब तक सौम्या इस घर में थी मैं बहुत निश्चिंत रहती थी कि चलो कम से कम सौम्या है तुझे संभालने के लिए, वरना तेरा पागलपन तो झेलते झेलते मैं पागल ही हो जाऊं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तू अपना ख्याल कैसे रखेगी सौम्या के बगैर।
सौम्या, तुम अपना ख्याल रखना, और और जो भी मैंने तुम्हें कहा है ना, वो कभी किसी से मत कहना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। माँ को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। चलो बहुरिया, यहीं पर बैठ जाओ। अभी तुम्हारी मुंह दिखाई होगी, मोहल्ले की सभी औरतें आएंगी और नाते रिश्तेदार आएंगे, सब तुम्हारा मुंह देखेंगे और तुम्हें नेक देंगे और आशीर्वाद देंगे। सबसे अच्छी रस्म होती है ये। चलो बहुरिया, बैठ जाओ बेटा। मुझे नहीं करवानी कोई मुंह दिखाई उखाई, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। जब से इस घर में आई हूँ तब से ये रस्म वो रस्म, थक गई हूँ मैं। अरे इंसान हूँ मैं, रोबोट समझ के रखा है आप लोगों ने मुझे। अरे ये क्या बात हुई? बात करने का कोई सलीका तमीज है कि नहीं? मैं तुम्हें बेटा बेटा कर रही हूँ और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। अरे नहीं दुल्हन हो, मुंह दिखाई नहीं करवाओगी अपनी? अरे नेक चार मिलेगा उसमें। अरे अपनी ही मुंह दिखाई नहीं करवानी तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे कोई नेक चार नहीं चाहिए। आप लोगों की तरह लालची नहीं हूँ मैं। और मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। और खबरदार किसी ने मुझे बुलाने की कोशिश की या मेरे आराम में कोई खलल डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थक गई हूँ मैं। कल से एक तो काम काम काम। जब से शादी हुई है लग रहा है कि जैसे किसी ने रेलगाड़ी पर बिठा दिया हो मुझे। बस लगातार चलते ही जा रही हूँ। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? आप यहाँ क्या कर रही हो? मोहल्ले की सारी औरतें, नाते रिश्तेदार के लोग सब आए हुए हैं और दुल्हन कहाँ गई? कहाँ गई सौम्या? तेरी सौम्या ना महारानी अंदर गई है। थक गई है शादी में, बहुत बीमार हो गई है, थक गई है, थकान लग गई है उसके। बैठकर मुंह दिखाई नहीं करवा सकती अपनी। अरे दुनिया की ऐसी कौन सी दुल्हन होगी जो अपनी मुंह दिखाई नहीं करवाएगी? पर तेरी दुल्हन ना अनोखी है, अनोखी। मैं उसे बेटा बेटा कर रही हूँ और मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अरे तेरी पसंद की बात ना होती ना तो मैं ऐसी ऐसी बेकार लड़की को अपने घर की बहू कभी ना बनाती। अरे तेरी पसंद की वजह से मैंने भी उसे इस घर की बहू स्वीकार किया, तो अब वो हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी क्या? पसंद होगी वो तेरी, पर बहू है इस घर की। उसे संस्कार और तमीज सिखा दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे नाते रिश्तेदार बताओ तो जरा, सब खड़े हैं यहाँ पर बहू का मुंह देखने के लिए। और बहू डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा कर गई है मेरे मुंह पर। हाँ नहीं तो क्या ये क्या कह रही है माँ? हो सकता है कि सच में उसकी तबीयत ठीक ना हो। मैं जाकर देखता हूँ, आप परेशान मत होइए माँ। सौम्या, ये सब क्या है यार? आज हमारी नई नई शादी हुई और तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई और बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। लोग नई दुल्हन का चेहरा देखना चाहते हैं। नाते रिश्तेदारों से लेकर मोहल्ले, गांव वाले और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ अपना सारी तैयारी वैयारी उतार दी तुमने। चलो अच्छा, एक काम करो, तुम्हें सर दर्द हो रहा है ना, तुम थक गई हो ना, तुम हल्का फुल्का सा ही मेकअप कर लो। वैसे भी मेरी सौम्या तो कम मेकअप में भी सुंदर लगती है। बस तुम थोड़ा सा तैयार हो जाओ और चलकर बैठ जाओ, नहीं तो हम नाते रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी हमारी। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा परिवार। मुझे तुम लोगों की इज्जत की ना कोई परवाह नहीं है, समझे तुम? मुझे नहीं जाना फंक्शन में, नहीं जाना दुल्हन बनकर वहाँ बैठने, लोगों को अपना चेहरा दिखाने और चेहरा दिखा दिखा कर लोगों से नेक लेने। नहीं जाना मुझे। मैं अपने कमरे में बैठूंगी और आराम करूंगी। थक गई हूँ मैं, समझे तुम? अब निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। मुझे ना तुम्हारे यहाँ खड़े रहना यूं अच्छा नहीं लग रहा है। सौम्या, जरा धीरे बात करो यार। ये तुम चिल्ला क्यों रही हो? और हुआ क्या है? ये अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई परेशानी वाली बात है क्या सौम्या? मुझे लगता है शायद तुम ज्यादा थक गई हो, इसी वजह से तुम नाराज हो गई हो। चलो अच्छा ठीक है, मेहमानों को हम जैसे तैसे मैनेज कर देंगे। कभी कभी फिर रख लेंगे ऐसा मुंह दिखाई वाला प्रोग्राम। पर प्लीज यार तुम शांत हो जाओ, ठीक है? तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? मुझे लगता है तुम शायद ज्यादा थक गई हो। मैं तुम्हें कह देती हूँ, अगर अपनी इज्जत चाहते होगे ना तो वापस से मुझसे कोई बहस करने मत आना। मैं ना आज न कल न परसों कभी भी अपनी शकल मेहमानों को जाकर दिखाने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? शादी हो गई, बात खत्म। वहाँ पर जितने लोगों को देखना था देख लिया। अब हरदम हरदम मैं दुल्हन बनकर बैठने वाली नहीं हूँ और तुम लोगों की इज्जत की परवाह मैं जरा सी भी नहीं करूंगी। तुम लोगों ने मेरे माँ बाप की, मेरे चाचा चाची की, किसी की परवाह की नहीं की ना? जब तुम लोगों को किसी की परवाह नहीं है तो फिर मैं किसी की परवाह क्यों करूं? सौम्या, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे चाचा चाची की कोई परवाह नहीं की हमने? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अरे शादी में जो कुछ भी हुआ था सब तुम्हारे चाचा चाची की मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से सब कुछ देख सुनकर तो किया गया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सौम्या, और तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करती हो। कितने कितने दिनों हमने इस दिन का इंतजार किया, इस रात का इंतजार किया, और आज जब ये सब कुछ हो रहा है तो तुम नाराज हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझसे क्या गलती हो गई है सौम्या। अगर कोई ऐसी बात है ना तो प्लीज तुम मुझसे कहो। मैं तुम्हें
मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी गुस्से को जरूर दूर कर दूंगा। अगर मुझसे माफी मांगने लायक बात हुई ना तो मैं कान पकड़कर उठक बैठक भी कर लूंगा तुम्हारे सामने, पर प्लीज इस तरह से गुस्सा मत हो तुम मुझसे। आज के लिए मैंने बहुत कुछ सपने देखे थे, बहुत कुछ सोचा था। प्लीज सौम्या। सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इतने नीच और गिरे हुए लोग हो। अब बस मैं तुमसे कह देती हूँ, मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है। चले जाओ मेरे कमरे से बाहर और दोबारा मेरे कमरे में आकर दिखाई मत देना तुम। अगर तुम यहाँ आए ना तो मैं अभी शोर मचा मचा कर चिल्ला चिल्ला करना सबको इकट्ठा कर लूंगी। तब समझ जाना तुम्हारे घर परिवार की जो बची खुची इज्जत है ना वो भी पानी में मिल जाएगी। और अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर परिवार की इज्जत और तुम्हारी इज्जत बनी रहे ना तो चुपचाप शांति से मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, समझे? सौम्या। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी आवाज तेज होने में ना वक्त नहीं लगेगा। और तुम अच्छे से जानते हो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को भी भूल जाती हूँ, समझे तुम? नहीं जानता सौम्या तुम किस वजह से नाराज हो, पर अगर हो सके तो अपनी नाराजगी की वजह मुझे बताओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी नाराजगी को मैं दूर कर दूंगा, कसम खाता हूँ मैं। तुम मेरा प्यार हो सौम्या, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए तो इतना सारे जतन करके तुमसे शादी की है। पर ना जाने ही क्यों तुम मुझसे इतना दूर हो गई हो। प्लीज सौम्या, जो भी बात है ना मुझसे खुलकर कहो। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम जैसा इंसान किसी से प्यार के बारे में बातें करे ना तो मुझे गुस्सा ही आती है। प्यार को व्यवसाय बनाकर रखा है तुम लोगों ने। पहले प्यार करो, लड़की फंसाओ, उसके बाद जब शादी के लिए सारी बात आगे बढ़ जाए तो दहेज मांग लो। उसके माँ बाप, उसके चाचा चाची जो भी होंगे वो तो दहेज देंगे ही ना अपनी बेटी की खुशी के लिए। तुमने मेरे चाचा चाची को ठग करना बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें इसकी सजा अच्छे से दूंगी, केवल तुम्हें ही क्या तुम्हारे इस पूरे परिवार को दूंगी। ओ महारानी, आज तुम्हारी ना पहली रसोई है। पता है मुझे कुछ आता तो होगा नहीं बनाना, इसीलिए यहाँ खीर चढ़ा दी है, उसमें जरा हाथ लगा देना, वही समझ लूंगी मैं। घर की पहली रसोई तो हो जाएगी, कम से कम तुम्हारा चूल्हा पूजन तो हो जाएगा, वरना तुमसे तो मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं है किसी बात की। जब आपको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता बनाने तो क्या ये नौटंकी कर रही है पहली रसोई से वाली? अपना ही कर लो ना, जो मन करे, जो दिल में आए कर लो। मैंने किसी को रोक रखा है क्या? मुझे नहीं करनी है पूजा वूजा, मुझे क्यों हाथ लगाना? आप खुद ही बना लो, मेरे हाथ लगाने से क्या होगा? हाँ नहीं तो हरदम जब देखो तब हर काम बहू को ही करना चाहिए। जब से शादी होकर आई है ऐसा लगता है कि बहू ना हो गई, कोई काम करने वाली मशीन हूँ। जब तक मैं किसी काम को छूंगी नहीं वो काम तो होने ही से ही रहा। कुछ आता नहीं है बनाने, बस खाना तो आता है ना, खाना खा लेना। और हमारे घर का सुख चैन, हमारी रातों की नींद सब तो खा गई है तू। बस यही तो आता है तुझे, बस खड़ी होकर पटर पटर सास से झगड़ा करना। जब से शादी होकर आई है ऐसे लड़ती है जैसे लगता है कि 5 साल पुरानी बहू हो मेरी। अरे घर यहाँ मोहल्ले में किसी की पोता पोती वाली बहुएं भी उनसे इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करती जैसे तू मुझसे लड़ती है। मुझे तो लगता है न जाने ही कौन से जन्म की मेरी तुझसे दुश्मनी थी, समझ नहीं आता मुझे। एक तो अपने लड़के के मन से, उसके मन से तेरी शादी करवा दी। अरे जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे हमारा तो इस रिश्ते में कोई हाथ भी नहीं था। अपने बेटे की पसंद मानकर तुझे इस घर की बहू बनाया, उसी बात की सजा दे रही है ना तू मुझे। मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे इस घर की बहू कितनी मजबूरी में बनाया है और कैसे बनाया है। हरदम आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही नापसंद थी मैं तो क्यों की अपने बेटे की शादी? मना कर दिया होता ना, मैं कोई आपके पांव पकड़ने नहीं गई थी। आपको भी जरूरत थी अपने बेटे की इच्छा पूरी करने की, इसलिए आपने मेरा हाथ थामा। समझती हूँ मैं सब अच्छे से। वाह वाह, री लड़की जुबान तो देखो इसकी। माँ आप जाओ, मैं हूं ना, मैं इसकी पहले रसोई आराम से करवा दूंगा। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो, शादी में इतनी भाग दौड़ थी और मुझे लगता है कि काम की थकान की वजह से वो काफी टेंशन में आ गई है। आप तो उसे अच्छे से जानती हो, शादी से पहले भी तो उससे मिल चुकी हो, ऐसी थी क्या वो? शादी के बाद ही ना जाने ही उसे क्या हो गया है। माँ आप प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे नालायक, क्या संभाल लेगा तू? संभालने लायक होता ना तो इसे मेरी घर की बहू ना बना कर लाता। मेरे तो भाग ही फूट गए, ना जाने कहाँ से बैठी थी ये करमजली नास पीटी और न जाने ही कहाँ से तुझे पसंद आ गई। मेरे तो भाग ही फूट गए, पर कर ही क्या सकती हूँ, बेटे के पसंद के आगे माँ को तो झुकना ही पड़ता है। बाकी तो मैं देख ही रही हूँ इसके लक्षण, मुझे समझ नहीं आता कि कब तक तो इसके गुनाहों पर पर्दा डालता रहेगा। अरे आज नहीं तो कल, आज मैं तुझे टोक रही हूँ, कल पूरी दुनिया थूकेगी तेरे मुंह पर। अरे कम से कम दुल्हन ऐसी होनी चाहिए कि पति की बेइज्जती तो न करवाए, और ये तेरी बेइज्जती करवाने के लिए ना हर जगह खड़ी रहती है। न जाने ही तो इसे कैसे झेलेगा मेरे लाल, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तेरी किस्मत पर रहूं या अपनी। मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ खड़े रहकर किसी की बकवास और किसी की मोरल साइंस का लेक्चर नहीं सुनना है। मुझे जो आता है, मुझे जो पता है वो मैं जानती हूँ, और मुझे जो लगता है ना वो सब सही है। मुझे किसी से जानकारी की जरूरत नहीं है, किसी का ज्ञान सुनने के लिए मैं फालतू नहीं हूँ।
तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। ना जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है तौबा सिकन अदाएं। जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर वो मुस्कुरा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। ये सब नौटंकी ना अपनी कहीं और जाकर दिखाना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस नौटंकी पर पिघल कर मैं तुम्हारे घर भर के लिए खाना बनाने लगूंगी? हाँ, जो तुम लोगों ने किया है ना, उसका बदला मैं तुम लोगों से चुन चुन कर लूंगी, समझे तुम? मुझे ना अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश मत करना। मैं वो पुरानी वाली सौम्या नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। तुम सबकी असलियत ना मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। बड़े आए हैं। हाँ। हे राम, ये दीदी कैसा बर्ताव कर रही हैं आपके साथ जीजा जी? ये तो बहुत ही गलत है। मैं दीदी से बात करूंगी इस संबंध में। आप उनसे इतना प्यार करते हैं और वो आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। कोई बात हुई है क्या? आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? क्या बात हुआ जीजा जी? क्या हो गया? वो कुछ नहीं, वो दरअसल मेरी ही गलती है। कल रात में हम लोगों के बीच में ना छोटा सा झगड़ा हो गया था। बस उसी वजह से वो थोड़ी सी नाराज है। खैर कोई बात नहीं, मैं हस्बैंड हूँ उसका, मैं मना लूंगा उसे। खैर तुम यहाँ कैसे? इतनी सुबह सुबह साली साहिबा, क्या बात है? आज सुबह सुबह हमारे घर की ओर? जीजू, आप कितने अच्छे इंसान हैं। और दीदी दीदी आपके साथ इतना गलत व्यवहार करती हैं, कैसे बर्दाश्त करती हैं आप? आपको तो कोई ऐसी लड़की मिलनी चाहिए थी जो आपके प्यार की कदर करती, आपकी कदर करती। इतना चाहने वाली सास है, इतना बड़ा सा घर है, हर चीज की कदर करती। पर दीदी को तो किसी बात की कदर ही नहीं है। नाराजगी अपनी जगह है, पर पति के साथ ऐसा बर्ताव नई नई शादी में कौन सी लड़की करती है भला? अगर अगर मैं दीदी की जगह होती तो मैं कभी ऐसा न करती। आप कितने अच्छे इंसान हैं। और मुझे लगता है मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, बहुत ज़रूरी काम था। तुम किस वजह से आई थी, तुमने बताया नहीं। खैर तुम बैठो, मैं माँ को भेजता हूँ, मैं वही तुमसे बात करेंगी। क्या है ना कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वरना मैं यहाँ पर रुकता। हाँ तुम बैठो, ठीक है? माँ, अब माँ को बुलाता हूँ मैं। जरूरी काम सब अच्छे से समझती हूँ मैं, आपका जरूरी काम। हाँ, नहीं तो पता नहीं आपको उस सौम्या में क्या दिखता है। उससे कई गुना ज्यादा सुंदर और खूबसूरत हूँ मैं, लेकिन आपको तो हमेशा बस वही सौम्या सौम्या ही नजर आती है। मैंने भी तो सौम्या के बराबर पढ़ाई लिखाई की है, सौम्या से ज्यादा सुंदर हूँ मैं। फिर भी आपने मुझे छोड़कर सौम्या को चुना था। इसीलिए ऐसी आग लगाई है ना कि सौम्या कभी जान ही नहीं पाएगी, और आपका और सौम्या का रिश्ता ना धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। मैं आपको सिंपैथी दे देकर ना एक दिन इस घर को हासिल कर लूंगी। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा परिवार और इतने हैंडसम इंसान आप। पर आपको सौम्या पसंद आई, मैं नहीं। जबकि कोई भी अंधा भी होता ना, तब पर भी वो मुझे ही चुनता। न जाने उस सौम्या में आपको क्या दिखाई दिया था। खैर कोई बात नहीं, आपकी गलती ना मैं सुधार दूंगी। आप तो पीछे हटने से रहे, पर मैं सौम्या के कान इतना भर दूंगी ना कि वो खुद आपको छोड़ देगी। मैं तुमसे क्या ही कहूँ सौम्या। पापा तो कर्ज में डूबते चले गए हैं। तुम्हारी शादी में इन लोगों ने बहुत खर्चा करवाया, एकदम शाही खर्चा करवाया। अरे 400 500 लोगों का बारात का खाना बनवाया था, और बारातियों को चांदी के सिक्के दिलवाए थे। बहुत बहुत खर्चा हुआ है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। पापा सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूब गए हैं, पर वो तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें अपनी बेटी जो मानते हैं। माँ ने भी कहा है कि हम अपना वो घर भी बेच देंगे, कहीं चलकर किराए पर रहेंगे। पर जिनका हमने कर्ज लिया है ना, उनका कर्ज चुका देंगे। तुम्हारे ससुराल वालों ने ना, और जीजा जी ने बहुत ही गलत किया हमारे साथ। मम्मी पापा मेरे कुछ कह नहीं पाए। वो बस ये चाहते थे कि वो तुम्हारी खुशी तुम्हें दिला दें, कि कहीं कल को लोग ये ना कहें कि भाई के मरने के बाद उसकी बेटी की शादी भाई ने अच्छे से नहीं की। इसलिए मेरे मम्मी पापा कर्जे में डूब गए, माँ के गहने भी बिक गए। हम लोग बहुत ही बुरे हालात में हैं सौम्या। सब कुछ तुम्हारे ससुराल वालों की वजह से, जीजा जी की वजह से।
यही तो बात है ना। ये जो आग है ना, ये मेरे अंदर ही अंदर मुझे जला रही है। एक बार तो मुझे अपनी कस्मों से मुक्ति दे देना, तो मैं सीधे अच्छे से सवाल जवाब कर लूं इस बात का। इस घर में ना एक एक दिन मेरा गुजरना ना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि अपराध हो मेरे लिए। मेरे मम्मी पापा से बढ़कर है मेरे चाचा चाची मेरे लिए, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस दुनिया में जीने लायक बनाया। और आज उन्हीं लोगों के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। अगर मुझे पता होता कि ये आदमी ऐसा निकलेगा, तो मैं इसके साथ कभी लव मैरिज करने के लिए तैयार ना होती, कभी इसे न चुनती। चाचा चाची जिससे भी कहते ना, सर झुकाकर उसे शादी कर लेती। बस एक बार मुझे खबर तो लगी होती। मैं क्या करूं? मैं तो बता नहीं सकती तुझे मैं कितने दुख में हूँ। मैं क्या करूं? जब घर में दुख देखती हूँ ना, तो कोई और दुख बांटने के लिए मिलता नहीं, इसीलिए तुम्हारे पास चली आती हूँ। तुमने आज तक मेरी हर बात को राज रखा है, उम्मीद है इस बात को भी रखोगी। क्या है ना कि घर में खर्चे इतने बढ़ गए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों तक चलकर तुम्हारे साथ ही रह लेती हूँ। माँ से कहा था कि तुम्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, आखिर शादी तुम्हारी है, रिश्ता तुम्हारा है, तुम्हें सच्चाई का पता होना चाहिए। तो माँ मुझसे ही लड़ पड़ी। उन्होंने मुझे कहा कि खबरदार, अगर मैंने तुम्हें ये सच्चाई बताई तो वो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेंगी। इसीलिए माँ से झगड़ा हुआ और मैं यहाँ चली आई। तुम माँ से और किसी से भी कुछ मत कहना। बस मैं यहाँ कुछ दिनों तक रहूंगी, फिर अपने रहने खाने का कहीं इंतजाम कर लूंगी और चली जाऊंगी। बस इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ। तुम मेरी बहन हो, तुमसे नहीं मदद मांगूंगी तो और किससे मांगूंगी? तो चिंता मत कर, तू नहीं यही रहेगी। देखती हो तुझे यहाँ से कौन भगाता है। कोई तुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता, तू मेरी बहन है। और वैसे भी जितना अधिकार मेरा इस घर पे है, उतना ही तेरा भी है। मैं देखती हूँ कौन तुझे यहाँ से भगाता है। मेरे घर वालों से इतना सारा दान दहेज लेने के बाद, 25 लाख रुपए लेने के बाद, उसके बाद भी ये लोग बोलने लायक है? अरे इनकी औकात ही क्या है हमारे सामने। तू यहाँ चुपचाप से रह, तुझे कोई भगाने वाला नहीं है, समझी? और तू चिंता मत कर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ सौम्या, लोग कहते हैं कि लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, पर तुम तो कभी नहीं बदली। अपने परिवार के लिए हमेशा ऐसी ही रही। सौम्या, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अगर तुम माइंड ना करो तो प्लीज तुम बाहर जा सकती हो। दिव्या कहीं नहीं जाएगी, दिव्या यहीं रहेगी। तुम्हें जो बोलना है दिव्या के सामने ही बोलो। दिव्या मेरी बहन है, कोई पराई लड़की नहीं है। इस तरह का बर्ताव क्यों करते हो हमारे घर परिवार के साथ? हाँ, अरे लड़की वाले हैं हम लोग, तो क्या क्या तुम्हें अपनी बेटी बेचती है जो तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हो? हाँ, जब कुछ बोलना है मेरी बहन के सामने बोलो। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। हो सकता है जीजा जी को तुमसे कुछ अकेले में बात करनी हो। अच्छा ही है, तुम दोनों जितना अकेले में बात करोगे उतना चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, बस मेरी बातों का ध्यान रखना प्लीज। सौम्या, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों मेरी माँ को इतना दुख दे रही हो? तुम्हें पता भी है माँ के साथ तुम जो ऐसा बर्ताव करती हो ना, पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सब जगह मेरी माँ की बेइज्जती होती है। क्यों ऐसा कर रही हो सौम्या? तुम तो ऐसी नहीं थी ना। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हमारी शादी हो जाए इसके लिए हमने कितनी मन्नतें मांगी, भगवान के आगे कितनी प्रार्थनाएं की, कितना सर झुकाया। और आज जब वो दिन आया है तो तुम मेरे परिवार से, मुझसे खुश ही नहीं हो। आखिर हमसे क्या गलती हो गई है? बताओ ना सौम्या। मैं तो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, पर तुम्हारा प्यार क्यों बदल गया है मेरे लिए? सौम्या प्लीज बोलो ना। ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मैं तुमसे नफरत करती हूँ? कौन सी ऐसी बात है जो तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने मुझसे छिपाई है? हाँ बताओ। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मुझे फंसाया है, मेरे घर वालों को फंसाया है। मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ, बस मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती। सच्चाई तो तुम्हें भी पता है ना, और सच्चाई पता होने के बावजूद तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जो तुम लोगों ने किया है ना, उसकी सजा यही है जो सजा मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, समझे तुम? कैसी गलती, कौन सा अपराध? मुझे कुछ भी पता नहीं है सौम्या। तुम जो भी कहना चाहती हो ना, साफ साफ कहो। एक बार मुझे और मेरे घर वालों की गलती तो मुझे बता दो सौम्या। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं सुधार लूंगा वो गलती। अगर वो गलती मेरे घर परिवार से हुई है, मैं वो गलती भी सुधार लूंगा। सौम्या प्लीज कम से कम एक बार बताओ तो सही कि आखिर हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमने किया क्या है? तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो?
जिस शादी के लिए, जिस परिवार के लिए तुम हमेशा हमेशा भगवान के आगे दुआएं मांगती थी, आज उसी परिवार को तुमने अपना दुश्मन मान लिया है। जिस इंसान के लिए तुम जीती मरती थी, आज उस इंसान के जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों क्यों सौम्या, क्यों तुम इतनी पराई हो गई हो? बताओ ना मुझे। ये सवाल तुम मुझसे नहीं अपने आप से पूछो कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने क्या किया है मेरे साथ। और जो तुम लोगों ने मुझसे छिपकर खेल खेला है ना, उसका सजा तो मैं तुम सबको देकर रहूंगी, तुम सबको दूंगी। बस ये समझ लो तुम लोग, मेरे परिवार को, मेरे घर को अगर कोई दुख पहुंचाएगा, मेरे परिवार को ठेस पहुंचाएगा ना, तो मैं उसे भी सुकून से रहने नहीं दूंगी, समझे तुम? सौम्या, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो मैं ज्यादा दिन तक तुम्हें माँ से बचा नहीं पाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि माँ तुम्हें इस घर से निकाल देंगी सौम्या। और जिस दिन वो दिन आया ना कि तुम मेरी जिंदगी से गई ना, मैं तो मर ही जाऊंगा सौम्या। अगर तुम यही सब करना चाहती हो ना, तो मुझे जान से मार दो, मुझे जहर दे दो, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, और माँ तुम्हें इस घर से निकालेंगी, मैं देख नहीं पाऊंगा। प्लीज सौम्या, अगर तुम कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती ना, तो मुझे जहर देकर मार दो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा, किसी और का हो नहीं पाऊंगा। और तुम मेरी होना ही नहीं चाहती। न जाने मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम मुझे बताना भी नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है ना, सजा ही देनी है ना, तो मौत की सजा दे दो मुझे हंसते हंसते कबूल है। पर जो तुम ये कर रही हो ना, ये मुझे जीते जी मारने के बराबर है। एक बात और सुन लो, आज मेरी बहन आने वाली है। मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज उसके सामने ऐसा कोई तमाशा मत करना। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना, तो फिर समझ लेना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मेरी लाडली, मैं कब से तेरा ही रास्ता देख रही थी बेटा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू आई। चल, अपने भाई की शादी के बहाने ही सही, कम से कम तू इस घर में आई तो अभी दिखाती हूँ मैं तुझे तेरी भाभी को, जरूर मिलवाती हूँ तुझे। माँ, मैं तो इतना दूर मुंबई से यहाँ आ गई, पर भाभी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाई। ऐसा भी क्या है माँ? क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत है क्या, जो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती अपनी ही ननद को? अरे, उनके लिए भेंट वगैरह लेकर आई हूँ। अब अगर वो घर से, कमरे से ही बाहर नहीं निकलेंगी, तो मैं उन्हें देखूंगी कैसे और मुंह दिखाई कैसे दूंगी? वैसे भी मैं आ रही थी तो चाची जी का फोन आया था, और उन्होंने कहा कि मुंह दिखाई की रस्म में दुल्हन बैठी ही नहीं, और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा आप लोगों ने बताया। और दोबारा मुंह दिखाई की रस्म आप लोगों ने की ही नहीं। कह रही थी कि अब दोबारा मुंह दिखाई की रस्म करवाइए, तो हम लोग आए फिर से बहू को देखने। माँ, ऐसा भी क्या हो गया था भाभी को जो मुंह दिखाई की रस्म में नहीं बैठ पाई वो? और आज जब मैं मुंह दिखाई करने आई हूँ, तब पर भी बाहर नहीं आ रही हैं। अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या ही कहूँ। मैं गया तो था मयंक उसे बुलाने, पर अभी तक वो महारानी बाहर ना आ सकी। मयंक, क्या तेरी दुल्हन आज भी हमारी नाक कटवाएगी? ये मेरी इकलौती बेटी है। मैं तुझसे कह देती हूँ, मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मेरी बेटी की बेइज्जती हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाकर बोल दे अपनी दुल्हन को। मोहल्ले वालों के सामने, नाते रिश्तेदारों के सामने नाक कटाई सो चलेगा, पर अगर घर में मेरी बेटी की बेइज्जती की ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, चिंता मत करो, मैं उसे बोल कर आया हूँ, वो बस आती ही होगी। हाँ, आती ही होगी। मैंने ना ऐसी आग लगाई है कि आते ही अभी बवंडर फूटेगा, बवंडर। अनार छूटेंगे, यहाँ पे फुलझड़ियाँ जलेंगी। लो, आ गई मैं। किसको देखना है मुझे? लो देख लो, सर से पाँव तक। बस एक ही तो काम बचा है मेरा। जिससे शादी करके इस घर में आई हूँ, सब मेरा मुंह ही देखना चाहते हैं। लो देख लो, कोई स्पेशल शक्ल नहीं है, वैसे ही आँख है, नाक है, होंठ है, इंसान ही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुनिया का 7वां 8वां अजूबा हूँ। सबको मेरी शक्ल देखनी है। लो देख लो, दोगे क्या तुम लोग फटीचर लोग? तुम लोगों से किसी नेक की उम्मीद भी है मुझे? भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? फटीचर लोग हैं हम लोग, फटीचर घर में आपकी शादी हुई है। अरे ये मत भूलिए कि इसी घर ने आपको इस घर की बहू बनाया है। इतने बड़े घर की बहू बनने की आपकी तो औकात भी नहीं थी। अरे मैं क्या जानती नहीं हूँ, और आप मेरी माँ को, मेरे भाई को ऐसी उल्टी सीधी बातें सुना रही हैं। एक तो हम लोगों ने आपके साथ, आपके घर के साथ नाते रिश्तेदारी जोड़ी, ऊपर से आप एहसान मानने के बजाय हमें ही 4 बात सुना रही हैं। रिश्ता जोड़ा इस परिवार के लायक नहीं थी। अरे इस परिवार के लायक नहीं थी तो इस परिवार में आई कैसे? ये नहीं पूछा आपने अपने भाई और अपनी माँ से? हाँ, अरे अच्छा खासा दान दहेज लेकर आई हूँ मैं, कोई फोकट में नहीं लेकर आए हैं आपके घर वाले मुझे। दादा रे दादा, ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने इसे कितनी कसम दिलाई थी, कितनी कस्में खिलाई थी, पर ना जाने ही गुस्से में इसे क्या हो जाता है। बक दिया इसने सब कुछ। अब तो हुआ मेरा भंडा फोड़। अब मैं क्या करूं भगवान? कहाँ जाऊं, कैसे बचाऊं खुद को? हे भगवान, मैं तो बुरा फंसी।
वहाँ भी माँ से झगड़ा करके आई हूँ, और यहाँ यहाँ इसने मेरी पोल पट्टी खोल दी। दहेज? ये कैसी बात कर रही हो तुम? दहेज लेकर क्यों शादी करूंगा मैं? मैंने लव मैरिज की है। तुम्हें पसंद करता था, प्यार करता था, तुम्हारे घर वालों को मनाया, उनके आगे भीख मांगी अपने रिश्ते की, और तुम कह रही हो तुम्हें दहेज देकर लाया हूँ? दहेज देकर क्यों लाऊंगा मैं तुम्हें भला? और कितना कितना क्या दान दहेज दे दिया है तुम्हारे घर वालों ने? बताओ तो जरा मुझे। रियो भाभी, वो जो बेड, सिंगार दान, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब कुछ तो गरीब लोग भी अपनी बेटियों को दे देते हैं। ये कौन सा बड़ा दान दहेज हो गया? हाँ, अरे तुम्हारी शादी कहीं और होती तब भी क्या तुम्हारे माँ बाप इतना भी ना देते? उसको तुम दान दहेज बता रही हो। और एक्स्ट्रा क्या चीज ले लिया है मेरे भाई ने? कौन सा कार, बंगला या लाखों रुपए लिखवा लिए हैं अपने नाम पर? बोलो तो जरा। ये जितना मेरे माँ और मेरे भैया कुछ बोलते नहीं है, उतना ही तुम सर पर चढ़ी हो सबके। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन रिश्तेदारों के फोन आए और सबने बताया कि मुंह दिखाई में दुल्हन बैठी ही नहीं। तुम्हारे कितने नखरे हैं ना, मैं सब अच्छे से समझ गई हूँ। मेरा इकलौता भाई है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। फंसा कर मेरे भाई को शादी करके इस घर में आ गई, ऊपर से नौटंकी दिखा रही हो हम लोग को। दहेज का झूठा इल्जाम लगा रही हो हमारे ऊपर। झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच बोल रही हूँ। 25 लाख रुपए लिए हैं आपकी माँ और आपके भैया ने मुझसे शादी करवाने के एवज में, मेरे चाचा और मेरी चाची से। अरे मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, उसकी ये कीमत ली इन लोगों ने। मैं इन्हें मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। और इस आदमी को अपना पति स्वीकार करना तो दूर, मैं इसे अपना दोस्त भी ना मानूं। इसे इंसान भी नहीं समझती मैं, गधा कहीं का, जो दूसरे के पैसों पर पलने वाला है। वो इंसान ना इंसान नहीं होता, कीड़ा होता है, जानवर होता है, समझी? बस खबरदार, मेरे बच्चे कीड़े हैं और तू कहीं की महारानी है। तू जो बोले सच और हम सब जो बोले वो झूठ। बड़ी आई है बताने वाली। कहाँ है 25 लाख रुपए? हाँ, कहाँ है? 25 लाख लिए होते तो हमने कुछ तो किया होता उस 25 लाख का। अरे तेरे चाचा चाची ने तुझसे झूठ बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तुझसे और तेरे घर वालों से 1 रुपया तक नहीं लिया। मेरे बेटे को फंसाकर तू इस घर में फोकट में आ गई है, ऊपर से हमारे ही सर पर चढ़कर डांस कर रही है, ऊपर से हमें ही सुना रही है 4 बात। झूठा दहेज का केस लगा रही है हम पर। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझसे एक बार कंफर्म तो कर लेती। मैंने तुम्हारे घर वालों से 1 रुपया तक नहीं लिया है। तुम्हारे पापा के आगे तो मैंने हाथ जोड़े, मतलब चाचा जी के आगे तुम्हारे, मैंने हाथ जोड़े थे तुम्हारे रिश्ते के लिए। उनसे भीख मांगी थी अपने प्यार की, और तुम कह रही हो मैंने अपने प्यार की कीमत लगाई थी। तुम्हें फंसाकर मैंने तुम्हारे चाचा से 25 लाख रुपए लिए थे। अरे क्यों लूंगा मैं भला? मेरे घर में किस चीज की कमी दिख रही है तुम्हें? और जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ, हमें उतने में संतोष है। हमें ज्यादा की कभी चाहत थी ही नहीं। 25 लाख रुपए ले लिया तुम्हारे घर वालों से। अगर ऐसी बात है ना, फोन करो अपने चाचा चाची को और बुलाओ उन्हें यहाँ पर। मुझे भी जानना है कि आखिर उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए कब दिए और कहाँ दिए। ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी फोन करके उन्हें बुला लेती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी अपने चाचा चाची को बुला लेती हूँ। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो खेल तुम लोगों ने मेरे पीठ पीछे खेला था ना, तुम लोगों को लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मैं सब जान चुकी हूँ। रुको, अभी बुलाती हूँ अपनी चाची को। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ, मैं आ गई हूँ। मैं अपनी बेटी को लेने आई थी, मैं यहाँ पर दिव्या को लेने आई थी, और यहाँ सारी बातें सुनकर मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि ये सब खेल और ये सब भाग किसकी लगाई हुई है। दिव्या, सच सच बोल, क्या है सारी सच्चाई? अपनी जुबान से बोलेगी या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं तुझसे? और अगर आज तूने सच नहीं बोला ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। जिसका तू घर उजाड़ रही थी ना, वो भी मेरी बेटी ही है। उसके माँ बाप के मरने के बाद उसे अपने सीने से लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। तुझे अगर अपना दूध पिलाया है ना, तो उसे भी अपने खून से सींच कर बड़ा किया है। एक बेटी के द्वारा मैं दूसरी बेटी का घर बर्बाद होने नहीं दूंगी, समझी तू? तू अगर मेरा खून है तो वो भी मेरे खून से ही बनी हुई है, समझी तू? उस बेटी को भी मैंने अपनी बेटी ही समझकर पाला है। अगर तूने आज सच्चाई नहीं बोली ना, तो मैं तुझे जेल भिजवाने में ना 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। चल, अब जो भी सच्चाई है ना, सच सच बोल दे, बोल अपने मुंह से। सारी सच्चाई? मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो बस आपसे थोड़ा झगड़ा हुआ तो मैं बस यहाँ रहने चली आई। मैंने कुछ भी नहीं किया है माँ, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम माँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, तू मेरी भी झूठी कसम खा सकती है। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए तूने मेरी झूठी कसम भी खा ली। अरे जीते जी मार ही दे मुझे। वैसे भी तेरी जैसी औलाद को अपनी कोख से जन्म देने से अच्छा था कि मैं भी मर ही गई होती, पर शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। भगवान चाहते थे कि मैं सौम्या जैसी लड़की को भी पाल पोस कर बड़ा करूं। तेरी जैसी बेटी होने से तो अच्छा था ना कि मैं बेऔलाद ही रहती। सौम्या को पालना पोसना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख था, माँ का सुख था। कम से कम उस बेटी ने मुझे अपनी माँ तो समझा, मेरे संस्कारों को अपनाया, तो तूने तो मेरा सर झुका दिया। सौम्या बेटा, इसने तुझसे जो कुछ भी कहा है ना, सब एक एक बात झूठ है। मैं इसके बारे में सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। इसने अपनी सहेली से कहा है कि 2-3 महीनों में ही तेरा रिश्ता टूट जाएगा और ये तेरे पति से शादी कर लेगी। क्या दिव्या, तू तो मेरी बहन है और तू मेरे साथ ऐसा कर रही थी, पर क्यों? हाँ, बहन हूँ मैं तुम्हारी, पर बचपन से आज तक तुमने मुझसे सब कुछ छीना है।
माँ का प्यार छीन लिया तुमने मुझसे। मेरी माँ का प्यार सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए था, लेकिन बचपन से माँ तुमसे ज्यादा प्यार करती थी। तुमने मेरी माँ छीन ली, मेरे पापा का प्यार मुझसे छीन लिया। बड़ी हुई, कॉलेज गई तो वहाँ पर भी सब लोग सिर्फ सौम्या 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 ही करते रहते थे। किसी को दिव्या की याद नहीं आती थी। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी, तुमसे ज्यादा सुंदर थी, फिर भी लोगों ने आज तक हमेशा तुम्हारी ओर ही आकर्षण महसूस किया। हर कोई बस सौम्या सौम्या ही करता था। दिव्या का तो ख्याल किसी को आता ही नहीं था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी आधी अधूरी रह गई। और फिर जब मैंने कॉलेज में यहाँ मयंक जी को पसंद किया तो मयंक जी ने तुम्हें पसंद कर लिया। यहाँ भी तुमने मुझसे मयंक जी को छीन लिया। इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे अपनी सारी खुशियाँ छीन लूंगी, सब कुछ छीन लूंगी तुमसे। अगर ऐसी बात थी ना तो तुझे मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। मैं मिलजुल कर हम दोनों एक दूसरे से बातें करते ना, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती, सब सॉल्व हो जाता। बहन, तुझे मुझसे जलन हुई और तूने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। ससुराल में शादी वाले दिन मेरे जो दिन खास थे, तूने मेरे हर दिन को खराब कर दिया। ऐसा क्यों किया तूने बहन? मैं तो तुझे अपनी बहन मानती थी। मैंने तुझसे कभी कोई जलन नहीं किया, न ही तुझसे कुछ छीनने की कोशिश की। अगर तुझे कुछ बुरा लगा भी था ना तो मुझसे एक बार कहकर तो देखती। मैं सब कुछ तेरा, सब कुछ जो तू चाहती थी मैं सब तुझे वापस कर देती। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे बस तुझसे जलन थी, क्योंकि ये खुद कभी अच्छी बन ही नहीं पाई। ऐसे लोग जो दूसरों से जलन करते हैं ना, वो बस दूसरों से जलन ही कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद उनके जैसे कभी नहीं बन सकते। तेरा त्याग, तेरा परिवार प्यार, तेरा सम्मान, तेरी पढ़ाई लिखाई, तेरी अच्छाई, ये कुछ भी तुझसे छीन नहीं सकी, कुछ भी तुझसे सीख नहीं सकी। इसने बस यही सोचा कि ये तुझे छोटा साबित करके खुद को बड़ा बनाएगी। इसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं बड़ी बन जाऊं। लेकिन इसने हमेशा तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। ये तुझसे 2 साल छोटी थी, पर आज तक इसने कभी तुझसे दीदी कहकर तुझे संबोधन नहीं दिया, क्योंकि ये तुझसे हमेशा जलन करती थी। हमेशा इसने तुझे अपने बराबरी पर रखा। मैं इन सब बातों को हमेशा छोटा समझती थी, लगा नहीं था मुझे कि ये बातें इतनी बड़ी होंगी, पर आज मैं सब कुछ जान गई। बेटा, अब तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल गया है। बेटा मयंक, हो सके तो तुम मुझे माफ करना। दोनों बेटियां मेरी ही हैं। एक बेटी ने दूसरी बेटी का जलन में आकर घर उजाड़ना चाहा। बहन जी और बच्ची, हो सके तो मुझे माफ करना। मेरी बच्ची सौम्या की इन सब में कोई गलती नहीं है, गलती दिव्या की है। मैं दिव्या को यहाँ से ले जा रही हूँ और वादा करती हूँ कि आइंदा से दिव्या कभी भी आपके परिवार में कोई दखल नहीं देगी। पर इन सब बातों में मेरी सौम्या का कोई दोष नहीं है। वो सीधी सादी है और अपने परिवार से प्यार करती है। वो बस दिव्या के सिखाए में आ गई है। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, मेरी सौम्या को इस बातों की सजा मत दीजिएगा। माँ जी, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माँ जी, मैंने आज तक आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मोहल्ले वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने आपकी बेइज्जती कराई। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे भी उल्टा सीधे तरीके से बात किया। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से मैं हर बात पहले सुनूंगी, उसको समझूंगी, उसकी सच्चाई और गहराई में जाऊंगी, तभी उसे मानूंगी। आइंदा से मैं कभी ऐसे क्रोध में आकर उल्टे सीधे कोई भी निर्णय नहीं लूंगी। मैं वादा करती हूँ आप लोगों से। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बहू, मैं तो माँ हूँ। माँ का हृदय बहुत बड़ा होता है। तुम भी माँ की बच्ची हो। यही सोचकर तुम्हें इस घर में लाई थी कि तुम मेरे बेटे की पसंद हो और मेरे बेटे को खुश रखोगी। आइंदा भी मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी कभी तुम मेरे बेटे को कोई ठेस नहीं पहुँचाओगी। तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ है, पर मेरे बेटे के साथ तुम अच्छे से रहोगी, उसे खुश रखोगी। अगर मेरा बेटा तुमसे खुश रहेगा ना, तो मैं भी तुमसे खुश रहूंगी। भाभी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, शादी हो गई है तुम्हारी, अब तुम्हारे पास इतनी अकल तो होनी चाहिए कि लोग तुम्हें क्या सिखा रहे हैं और तुम्हें क्या करना है। अपना परिवार ना अपना बनाना पड़ता है और उसे अपने ही दिमाग से चलाना पड़ता है। अगर लोगों के कहे में आकर अपना परिवार चलाने लग गई ना, तो फिर हो चुका, संभाल चुकी तुम अपना घर परिवार। आइंदा से तुमसे यही उम्मीद कर सकती हूँ कि आइंदा से तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। शादी के रिश्ते में बंधी हो तो उसकी जिम्मेदारियां भी समझो, समझी? जी दीदी। मैम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें एक करने के लिए, हमारी शादी हो जाए इसलिए आपने क्या कुछ नहीं किया। हमारे प्यार को जीत दिलाने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। और मैंने बस एक गलतफहमी में आकर सब कुछ खत्म कर दिया। आपके परिवार के साथ, आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके नाते रिश्तेदारों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत व्यवहार किया। अब मेरी वजह से आप सबकी कितनी बेइज्जती हुई। प्लीज मैम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैंने आपके प्यार को नहीं समझा, मैं गलतफहमी में आ गई, मुझसे गलती हो गई मैम जी। चुप हो जाओ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कभी भी हमारे बीच में कोई गलतफहमी ना आए।
अगर तुम्हें कभी भी किसी भी बात का गुस्सा होना, कुछ भी ऐसा लगे जो गलत है, तो प्लीज तुम सीधे आकर मुझसे कहना। अपने दिल में कोई बात मत रखना। शादी हुई है हमारी, दुख और सुख के साथी हैं हम दोनों। हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो और हम दोनों एक दूसरे के मन में ही वो बातें रखे रहेंगे ना, तो वो बातें बढ़ती चली जाएंगी। शादी का रिश्ता बनता ही इसीलिए है कि अगर हमने शादी की है तो हम एक दूसरे के साथ अपने दुख और खुशी को बांट सकें। अगर कोई गलतफहमी है ना, तो वो भी आपस में बात करके सुलझाएंगे। हो सकता है जिंदगी बहुत लंबी है, अभी आगे ना जाने कौन कौन से ऐसे मुद्दे हों जिस पर मेरी और तुम्हारी राय आपस में ना बने, पर फिर भी ये सच्चाई बदल नहीं सकती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। तो बस इस प्यार के सहारे ही ना हम सारी मुश्किलों को पार कर लेंगे। हम एक दूसरे से बात करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, पर एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ना ही एक दूसरे से दूर होंगे। किसी भी गलतफहमी का शिकार होकर कभी भी मेरे साथ दोबारा ऐसा व्यवहार मत करना। पति हूँ तुम्हारा, इतना अधिकार है मेरा कि मैं जान सकूं कि आखिर तुम्हारे दिल में, दिमाग में चल क्या रहा है। इतना तो हक है ना मेरा। बिल्कुल बिल्कुल है आपका, आपका पूरा अधिकार है। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं अपने दिल में कोई बात नहीं रखूंगी। हमारे हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं होगी। कोई भी गलतफहमी आई ना तो मैं उससे बात करके खत्म करूंगी। अपने मन में कभी कोई बात रखूंगी नहीं। आपसे किसी बात पर नाराज नहीं होंगी। पर आप भी कभी मुझसे कोई गलती हो ना तो इसी तरह मुझे कभी छोड़ना नहीं, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं तो बेवकूफ हूँ पर आप तो समझदार है ना। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा इसी तरीके से मुझे अपने पास खींच लेना जब भी मैं कोई गलती करूँ तो। तो चलो फिर ये आंसू पोंछ लो, अभी तो पूरी जिंदगी का साथ है। रोना रूठना मनाना सब चलता रहेगा, बस गलतफहमी नहीं आनी चाहिए हमारे रिश्ते में, है कि नहीं? चलो भाई, अब मुंह दिखाई की रस्म का दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। काफी खर्चा करवा दिया तुमने। चलो पर ठीक है, दुल्हन सुंदर हो तो एक क्या 10 बार भी मुंह दिखाई करवा सकते हैं, है कि नहीं?